हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम आज आपके लिए आपकी ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज में आए हैं। आज हमारा वीडियो है 5वां। इससे पहले 4 वीडियो उत्तर प्रदेश की आ चुकी हैं, तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए। सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी। ये खबरें हम आपका 2022 और 23 दोनों कवर करेंगे इसमें, जहाँ से आपके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। तो उन सभी चीज़ों को हम लेके आ रहे हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि जब हम यूपी जीके जो सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमने आपका बजट उत्तर प्रदेश का और जनगणना दोनों पढ़ा दी है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके वो भी करंट का मैटर है तो आप पढ़ सकते हैं, या कहिएगा आप तो हम वो जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। महत्वपूर्ण खबरें हम लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने चीज़ें पढ़ी है, सारी इंपॉर्टेंट ही पढ़ी है, जो पूछे जाने की संभावना जिनकी बनती है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए बात क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत तो है ही आपको भी पढ़ने में इस समय, लेकिन थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो थोड़ा सा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 49वां ध्रुपद मेला, क्या पूछा जा सकता है कि 49वां ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया है आपका? तुलसी घाट वाराणसी में। ठीक है, तुलसी घाट वाराणसी में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ध्रुपद मेला आयोजित किया गया है? तो 49वां। आपको ये नंबर भी याद रखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि 4 दिवसीय मेला है। अब इससे आगे क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि ध्रुपद मेला का शुभारंभ कब हुआ, तो ध्रुपद मेला का शुभारंभ आपका 1975 में महाराजा बनारस ने इसकी शुरुआत की थी, इस मेले की। ठीक है, और ये क्या है? 49वां ध्रुपद मेला है आपका, और इसका आयोजन तुलसी घाट वाराणसी में किया गया है। ये 4 दिवसीय मेला है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, कि 49वां ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो तुलसी घाट वाराणसी में 4 दिवसीय मेला था, बस। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं काशी की तर्ज पर टेंट सिटी बनाया गया है। कहाँ पर? झांसी में। पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में कि काशी की तर्ज पर किस जिले में टेंट सिटी बनाई गई है? तो काशी की तर्ज पर जो है झांसी में टेंट सिटी बनाई है। काशी यानी कि वाराणसी हम कह सकते हैं। ठीक है, वाराणसी किसकी, अगर पूछा जाए वाराणसी की तर्ज पर, तभी आप गलत नहीं करेंगे। काशी की तर्ज पर झांसी में जो है टेंट सिटी बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि झांसी और बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी कहाँ पर बनाई गई है? झांसी में। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से आपका बन सकता है कि झांसी में टेंट सिटी बनाने का उद्देश्य क्या है। तो झांसी व बुंदेलखंड में आपको पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर ये पूछा जाए कि किसकी तर्ज पर झांसी में जो है टेंट सिटी बनाया गया है, तो काशी की तर्ज पर। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काशी की तर्ज पर टेंट सिटी कहाँ पर बनाया गया है? तो झांसी में बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है इनकी, वो चाहे आपका यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम हो और चाहे आपका वो पीसीएस का एग्जाम हो। फिर बात करें नाइट सफारी के लिए 50 करोड़ दिया गया है। देखिए, एक नाइट सफारी पार्क आपने पढ़ा होगा, वो पार्क नहीं है ये, तो वो पार्क आपका नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क आपका नोएडा में है, और एक लायन सफारी है, वो आपका इटावा में है। ठीक है, तो उसको नहीं, वो अलग है। ये नाइट सफारी के लिए जो है 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ क्या होगा? ये लखनऊ में आपका कुकरेल में जो है देश का पहला नाइट सफारी बनेगा। ठीक है, तो देश का पहला नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है कुकरेल में ये बनाया जाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। नाइट सफारी के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 50 करोड़ किए गए। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लगातार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रयत्नशील है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने लखनऊ में नाइट सफारी के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो 50 करोड़ रुपए हैं किसके लिए? नाइट सफारी के लिए। और कहाँ पर? लखनऊ में। इतनी चीज़ें हो गई। फिर लखनऊ के कुकरेल में बनने वाली इस नाइट सफारी को देश की पहली नाइट सफारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो क्या है? ये देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। ये नाइट सफारी आपकी जो लखनऊ में बनेगी, इसका क्या है? गौरव ये प्राप्त हुआ है। तो ये समझ में आ गया कुकरेल वन में। और कुकरेल वन अगर बात करें तो पहले से क्या है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, चिल्ड्रन पार्क है, और एक वन विश्राम गृह है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप देख सकते हैं। बस इतनी ही आप याद रखिए। एक चीज़ और सुन लीजिए कि देश के पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क सिंगापुर की तर्ज पर, ठीक है, सिंगापुर नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो बस अगर पूछा जाए किसकी तर्ज पर, तो सिंगापुर की तर्ज पर। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। बस जो आपको याद रखनी है वो हमने बता दी कि देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में, कुकरेल वन में। बस। और कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब डॉपलर रडार, मौसम की पूरी जानकारी के लिए डॉपलर रडार कहाँ पर लगाया जाएगा? आजमगढ़ में लगाया जाएगा। बस ये आजमगढ़ आप याद रखेंगे। डॉपलर रडार आजमगढ़। इतनी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा
स्थापित किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश स्पेशल में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो प्रयागराज में, ठीक है। अगर वैसे बात करेंगे, ये आपके अदर के लिए भी है, तो कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जो आपका मेन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होंगे करंट अफेयर्स, उसके लिए भी होगा। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कलकत्ता, दीमापुर और तंजावुर। तंजावुर आपको नहीं दिख रहा होगा, तंजावुर इधर हम आगे लिख देते हैं, तंजावुर यहाँ पर लिख देते हैं, शायद आपको दिखे जाए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये प्रयागराज में, बाकी पटियाला, नागपुर, उदयपुर और कलकत्ता, दीमापुर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और तंजावुर, तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की दृष्टि के लिए प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हो गई, PDF आपको दे दी जाएगी, चिंता मत करिएगा। फिर बात करेंगे भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC, ठीक है। इसका जो है 63वां सत्र आयोजित किया गया है। क्या है, 63वां सत्र आयोजित किया गया है। और 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अभिलेखागार का आयोजन कहाँ पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है। बस इतना याद रखिएगा। 63वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है। बस आपको इतना याद रखना है। अगर पूछा जाएगा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखें उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में। फिर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है, तो उस लाइन टू लाइन रहता है, ज़्यादा इसके अंदर से नहीं पूछता, इसलिए आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। तो डिजी यात्रा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो हम बात करेंगे कि 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली से शुरू किया गया था। अब आप सोचेंगे दिल्ली का है, तब उत्तर प्रदेश में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 3 हवाई अड्डे हैं, इनमें आपका वाराणसी भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। कब, 1 दिसंबर 2022 को शुभारंभ ये दिल्ली से किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से हवाई अड्डे आएंगे, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो वाराणसी है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हवाई अड्डे का डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है, तो आप ये बता सकते हैं वाराणसी में। अगर हम बात करें तो पहले चरण में, तो पहले चरण में 7 हवाई अड्डों की शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है। शुरुआत की जा चुकी है पहले चरण में, जो है 7 हवाई अड्डों की शुरुआत की जा चुकी है। अगर हम 2023 की बात करें, तो 2023 में जो है कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे में शुरुआत की जाएगी डिजी यात्रा की, तो हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे और विजयवाड़ा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। इसके पहले चरण में 7 हवाई अड्डों की शुरुआत की जा चुकी है। अगर बात करें 2023 में, तो हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे और विजयवाड़ा में ये हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 3 स्टार 4 स्टार लगा लीजिए। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को दिया गया है अक्टूबर 2022 में। देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये अमेरिकी इतिहासकार हैं, आपके प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो सारे तरह से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है, तो अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को दिया गया है अक्टूबर 2022 में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार हम जल्दी से इनको और रिविजन कर लेते हैं, बस आपको चीज़ें यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। 49वां ध्रुपद मेला का आयोजन तुलसीघाट वाराणसी में, ठीक है। तुलसीघाट वाराणसी में 4 दिवसीय मेला। काशी की तर्ज पर टेंट सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, झांसी में। उद्देश्य क्या है, झांसी व बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। नाइट सफारी पार्क के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये बनाया जा रहा है लखनऊ के कुकरेल वन में। ये देश का पहला नाइट सफारी है, ठीक है। डैपलर रडार आजमगढ़ से संबंधित है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कलकत्ता, दीमापुर और तंजावुर। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, लखनऊ में। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु में। पहले चरण में 7 हवाई अड्डों का शुभारंभ हो चुका है। 2023 में हैदराबाद, कलकत्ता और पुणे और विजयवाड़ा में इसका शुरुआत किया जाएगा। फिर बात करेंगे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम 1-2 न्यूज़ और देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी 9वीं न्यूज़ है
कि देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर बनाया जा रहा है। देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका बनाया जा रहा है प्रयागराज में यमुना नदी पर। ठीक है, प्रयागराज में यमुना नदी पर देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और इसके लिए बजट कितना दिया गया, पास किया गया है 5 करोड़ रुपए का, और ये बनाने की जिम्मेदारी दी गई है UPSIDC को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज में बनाने का, यूपी गवर्नमेंट प्रदेश में प्रयागराज में यमुना नदी पर बनाने की बात की गई है। ठीक है, बनाया जाएगा ऐसी बात की गई है, और इसके लिए जो है 5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है, और ये जिम्मेदारी दी गई है UPSIDC को। ठीक है, UPSIDC को दिया गया है। बात करें कि ये जो बनेगा रेस्टोरेंट, तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। यह रेस्टोरेंट वर्ष भर में 9 महीने पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। कितने पर्यटकों के लिए? 9 महीने ये खुला रहेगा, पर्यटकों के लिए 9 माह खुला रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए कि रेस्टोरेंट जो है पर्यटकों के लिए 9 माह तक खुला रहेगा, जबकि बाढ़ के 3 महीनों में इसे बंद कर दिया जाएगा और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर बाढ़ के 3 महीने की बात करें तो इसे एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्लोटिंग है ये, तो इसीलिए शिफ्ट किया जा सकता है इधर उधर। तो देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में बनाया जाएगा, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी पर। बजट 5 करोड़ का है, जिम्मेदारी बनाने की दी गई UPSIDC को। और ये क्या है, पर्यटकों के लिए 9 माह तक खुला रहेगा, और बाकी जो 3 माह बाढ़ वाले क्षेत्र होंगे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर इसे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। फिर एक महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये भी देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग एक बनाया जाएगा। ठीक है, ये आयोग कितना होगा? 5 सदस्यीय होगा, और किसके द्वारा ये बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये कब बनाया गया है? 28 दिसंबर 2022 को। ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC के आरक्षण हेतु एक क्या बनाया गया है? आयोग बनाया गया है। और इस आयोग का अगर कार्यकाल की हम बात करें तो कार्यकाल इसका 6 माह का है। ठीक है, कार्यकाल इसका कितना है? 6 माह, तो ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। कब बनाया गया? 28 दिसंबर 2022 की। और इस आयोग में 5 सदस्य, जैसा कि हमने बताया, वो रहेंगे। तो पहले सदस्य की बात करें अध्यक्षता, तो यहाँ से आपका अध्यक्ष का ही नाम पूछा जा सकता है और नहीं पूछा जाएगा। न्यायमूर्ति अवतार सिंह, ये हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। और बाकी जो है चौब सिंह है, महेंद्र कुमार वर्मा है, ये पूर्व IAS रिटायर्ड है, ये सारे लोग हैं। संतोष कुमार वर्मा, ब्रजेश कुमार सोनी, तो ये सारे लोग हैं किसी न किसी पद पर रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, किसी न किसी पद से ये रिटायर हो चुके हैं। तो बस जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो याद क्या रखना है कि जो OBC आरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में नगर स्थानीय निकाय के चुनाव हेतु जो सदस्य, जो आपके आयोग बनाया गया, वो कितने सदस्यीय था? वो 5 सदस्यीय था। कब बनाया गया? 28 दिसंबर 2022 को। तो डेट आपकी नहीं पूछी जाएगी। कार्यकाल कितना है? 5-6 माह का है। किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अध्यक्षता की बात करें तो न्यायमूर्ति अवतार सिंह, बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, इन सदस्यों से नहीं बनेगा। बस ये पूछ सकता है कि कितने सदस्य था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके लिए हो गई। फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ये चित्रकूट में है। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अधिसूचना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर 2022 को जारी की थी। तो अगर पूछा जाए कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट में बनाया गया है और इसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी, और यहाँ का जो क्षेत्र है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती क्षेत्र है। अगर हम एक बात करें, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो आपका चित्रकूट में है, और एक मध्य प्रदेश में आपका है पन्ना, कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व है शायद। ठीक है, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, ये दोनों पन्ना और रानीपुर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और बाघों की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण गलियारा भी है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इसके नज़दीक कौन है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व, इतना याद रखिएगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हम बात करते हैं देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के रानीपुर बाघ, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो चौथा है, अगर भारत का पूछा जाए तो 53वां है, याद रखिएगा। और ये कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में। किसकी अधिसूचना पर? उत्तर प्रदेश सरकार की 19 अक्टूबर 2022 की। ठीक है, और यहाँ का क्षेत्र कैसा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये क्या है? यहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती यहाँ का क्षेत्र है ये। एक मिनट, पर्णपाती वन का क्षेत्र है। तो इतनी चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाएंगे? चिंकारा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा, रीछ हो जाएगा, बाघ, तेंदुआ और चित्तीदार हिरन, सांभर, चिंकारा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछेंगे। और बात करें हम उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से आपके अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य, तो सबसे पहला आपका था दुधवा, जो 2010 में स्थापित किया गया। फिर अमनगढ़,
ये 2012 में स्थापित किया गया, फिर पीलीभीत 2014 में, और फिर ये लेटेस्ट वाला रानीपुर ये 2022 में स्थापित किया गया। अगर बात करें सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा है तो ये है, और सबसे कम एरिया में अमनगढ़ है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें थी। देश का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? रानीपुर बाघ अभयारण्य। कहाँ पर है? चित्रकूट में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चौथा है। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य है? 4 है। कौन कौन से? दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं इसको। हमने यहाँ बात किया देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में यमुना नदी पर बनाया गया है। बजट जो है 5 करोड़ का था। 9 महीने खुला रहेगा। 3 महीने बाढ़ के जो है एक सुरक्षित स्थान पर इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिम्मेदारी किसे दी गई मानने की? यूपीएसआईडीसी को दी गई है इसकी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण हेतु स्थानीय निकाय चुनाव में आयोग गठित किया गया है। कितने सदस्य है? 5 सदस्य है। किसके द्वारा? मुख्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अध्यक्षता कौन करेगा? न्यायमूर्ति अवतार सिंह। कार्यकाल क्या होगा? 6 माह का होगा। बस इतना याद रखना है, इस आयोग का कार्यकाल 6 माह का होगा। फिर हम बात करेंगे देश का 53वां बाघ अभयारण्य रानीपुर बाघ अभयारण्य है, और उत्तर प्रदेश का चौथा है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 3 हो चुके हैं। 2010 में आपका दुधवा, 2012 में अमनगढ़, 2014 में पीलीभीत और 2022 में रानीपुर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। बस ये आपकी आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक न्यूज़ में 2-3 न्यूज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे कल और आपकी बेहतर न्यूज़ के साथ, जो जो इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि सारी जितनी भी हम सूचनाएं आपको दे रहे हैं, जितने भी आपको खबरें दे रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इनमें सब में। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसकी PDF आपको रात में 9 बजे के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो क्लास लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।